नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट के पाठ्यक्रम की एक और कविता, नागार्जुन की एक और कविता के साथ मैं उपस्थित हूँ। कविता का नाम है शासन की बंदूक। ये कविता इनकी राजनीतिक कविता है और नागार्जुन की जैसी जैसी नागार्जुन की छवि हमारे मस्तिष्क में, वैसी ये बहुत ही साफ गोई की कविता है। इतनी साफ गोई और एकदम मतलब जैसे बहुत प्रहार करने वाली कविता है एक प्रकार से। ये 1966 में या 67 में लिखी गई कविता है और उस समय हमने देखा कि नक्सलवादी आंदोलन और ये एक प्रकार से वामपंथ का एक उग्र वामपंथ का उठाव हो रहा था। उसके खिलाफ में सरकार अनेक प्रकार के जो उनके दमनकारी प्रयास भी जारी थे सरकार के। ऐसा माना जाता है कि 1950 से जब देश में संविधान लागू हुआ तब से देश में लोगों को यह उम्मीद जगी कि अब देश में लोकतंत्र होगा और आम आदमी की समस्त पीड़ाएं वो दूर हो जाएंगी। अंग्रेजों के जाने के बाद में हमारी दशा में सुधार होगा। जब ऐसा नहीं होता है तो लोगों का वर्तमान व्यवस्था से मोह भंग होता है। और 1967 तक आते आते केरल में पहली बार कांग्रेस हारी और नमूद्रीपाद के नेतृत्व में वामपंथ की सरकार बनी। उससे देश में बहुत सारी ऐसे हालात भी बने कि यहाँ नक्सलवादी जैसा आंदोलन खड़ा हुआ देश के अंदर, लेकिन बहुत जगह उनमें दबाया गया। उनका एक प्रकार से ऐसे आंदोलनों का शोषण किया गया, ऐसे आंदोलनों को दबाया गया और वो एकदम हथियार के बल पर दबाया गया। तो इसकी अभिव्यक्ति यहाँ होती है। यहाँ शासन की बंदूक, असल में शासन तो वही है जो सत्ता में है, जो उस समय सत्ता में है 1967 के आसपास या उससे पहले की बात होगी, लेकिन वह शासन अराजकतावादी है नागार्जुन की दृष्टि में। वह शासन एक प्रकार से अत्याचारी है और उसकी बंदूक गरीबों के खिलाफ उठती है। तो शासन की बंदूक एक प्रतीकात्मक अर्थ रखती है अराजक शासन की संदर्भ में। शासन की बंदूक का मतलब ये हुआ कि वो शासन वो जनता के हित के लिए काम नहीं करता, वो जनता को दबाने का काम करता है। तो शासन की बंदूक एक नेगेटिव प्रतीक है एक प्रकार से, ठीक है। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कामी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनुबा मूक, धन्य धन्य वह धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य शिवम घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन का बंदूक। खड़ी हो गई चाप कर, चापने का मतलब है ढक देना। कंकालों की हूक, कंकाल कौन है? कंकाल भूखी प्यासी जनता है। वो भूखी प्यासी जनता जिसके शरीर अब कंकाल मात्र रह गए। कंकाल का मतलब होता है जिसमें जीवन शेष ही नहीं। कंकाल का मतलब होता है कि वो आदमी जा चुका है। कंकाल का मतलब होता है कि वहां जीवन प्राण है ही नहीं, केवल ढांचा मात्र है। तो ऐसी जनता, हालांकि ये जीवित लोगों के लिए शब्द है कंकाल, लेकिन ऐसी जनता जो शासन के भ्रष्ट शासन के मार से ऐसी अस्त व्यस्त है और मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, ऐसी जनता को कहा गया है कंकाल। और हुक का मतलब है पुकार। अब सुनना क्या चाहिए था और देश में दिखाई क्या देना चाहिए था? ऐसी जनता जो भूख प्यास से त्रस्त है, जो कंकाल मात्र रह गई है, उनकी पुकार पूरे देश में उठनी चाहिए थी, उनकी पुकार पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए थी। लेकिन उसकी पुकार को ढक कर दबाकर शासन की बंदूक खड़ी हो गई। उनकी पुकार को दबाने वाला है कौन? शासन की बंदूक। अत्याचारी शासन उनकी पुकार को दबा देता है, ये कहना चाहते हैं। और नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, आकाश में विपुल में बड़ी मात्रा में, भयानक मात्रा में, विराट मतलब एक बड़े स्वरूप में, है ना, आकाश में जैसे बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ी बंदूक हो, है ना, और बहुत से लोगों के ऊपर वो निशाना बांध के खड़ी हो जाए। ऐसे ही शासन की इस आकाश में, इस देश के आकाश में शासन की विराट और विपुल जो बंदूक है, वो उन पीड़ित और शोषित जनता की जो कंकाल मात्र रह गई है, उनकी पुकार को दबाकर खड़ी हो गई। कहने का भाव यह है कि जनता की पुकार नहीं सुनी जाती, शासन उनकी पुकार को दबाना चाहता है। शासन को करना ये था कि उनकी पुकार को शांत करना था, उनकी पुकार के कुछ कार्रवाई करके उचित तरीके से उनको शांत करना था। लेकिन शासन बंदूक के बल पर उनको दबा देना चाहता है, बंदूक के बल पर उनकी पुकार को दबा देना चाहता है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कामी हो गई शासन की बंदूक। हिटलरी गुमान, जैसे हिटलर को गुमान था
कि मेरा तानाशाही रवैया ही महत्वपूर्ण है और मैं इससे देश चला सकता हूं। तो असल में ऐसे शासन को, कांग्रेसी शासन के खिलाफ ये बात है, सीधा सीधा ये, और इंदिरा गांधी के खिलाफ ये कविता लिखी गई है। तो उस हिटलरी गुमान पर कि जिस प्रकार से वो तानाशाही हो रही है, जिस प्रकार से वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उस तानाशाही रवैये पर पूरा देश थूक रहा है। थूकने का मतलब देखो, इसमें उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, ये साफ वही। और एक प्रकार से तमाचा मार पद्धति से कविता लिखने की शैली नागार्जुन की, इसी साफ गोई और आक्रोश के कारण नागार्जुन को आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है। इस शासन की, इस हिटलरी गुमान पर, इस तानाशाही रवैये पर सभी लोग थूक रहे हैं, सभी इसको बुरा बता रहे हैं। थूकने का मतलब इसको बुरा और हेय बता रहे हैं, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें शासन की बंदूक कानी हो गई। बंदूक कानी कैसे हो सकती है? असल में शासन की बंदूक की दो आंखें, और शासन की बंदूक अब अत्याचारी को नहीं देखती। शासन की बंदूक को चलना किस पे चाहिए था? जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, जो अपराधी है, लेकिन चलती है उन पर जो भूखे हैं, प्यासे हैं, पीड़ित हैं, नंगे हैं, उनके ऊपर चलती। तो इसका मतलब शासन की बंदूक उस जगह नहीं चलती जहां उसको चलना चाहिए था, उस जगह चलती है जहां उसको नहीं चलना चाहिए था। तो इसलिए उसको कानी कहा है। शासन की बंदूक को कानी कहने का मतलब क्या है? कि उसका प्रहार उचित जगह नहीं है। अगर न्याय व्यवस्था के नाम पर बंदूक तो आवश्यक है, ये तो बात नागार्जुन भी मानते हैं, लेकिन उस बंदूक का प्रयोग कहां पे हो? क्या इन पे हो? भूखे नंगों पर, अपना हक मांगने वालों पर, रोटी कपड़ा मकान मांगने वालों पर होना तो उन पे चाहिए। तो जो अपराधी हैं, तस्कर हैं, जो भी मतलब देश के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं, अन्यायी अत्याचारी, उन पे नहीं होती, लेकिन उन पे होता है। इसलिए शासन की बंदूक को कहानी बताया गया। लेकिन उसको कहानी बनाने वाला कौन है? हिटलरी गुमान है। हिटलर के जैसा जो तानाशाही रवैया है, उसने शासन की बंदूक को काना बना दिया। और बड़ी बधिरता 10 गुणी बने बने हुआ मूक। बड़ी बधिरता, बधिरता का मतलब बहरापन, बहरापन 10 गुना बढ़ गया है। यानी सरकार में यहां कोई भी गरीब की सुनता नहीं, पीड़ित शोषित दलित की कोई सुनता नहीं है। जनवादी कविता है, प्योर आम जन के लिए लिखी गई कविता। बड़ी बधिरता, बधिरता का मतलब बहरापन 10 गुना बढ़ गया है। और बने विनोबा मूक। विनोबा भावे एक समाज सुधारक थे। तो जितने भी समाज के जो अगुवा हैं, जितने भी समाज के लिए भला सोचने वाले लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर समाज का दारोमदार है, जो समाज के अगुवा हैं, वो सब चुपचाप बैठे, वो विरोध नहीं कर रहे। बात ये हो रही, बने विनोबा मूक का मतलब है विरोध नहीं कर रहे। जैसे द्रौपदी के चीर हरण का भीष्म पितामह ने विरोध नहीं किया था, उसी प्रकार कितने ही लोग ऐसे हैं, कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी लोग जो कांग्रेस के साथ थे उस समय आजादी के आंदोलन में, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आजादी के बाद में भी भूमि सुधार आदि जितने भी भूदान आंदोलन जितने भी, बहुत सब में, बहुत सारी बातों में उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन कोई भी अब इस अत्याचारी शासन के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी उस अत्याचारी शासन के खिलाफ बात करने, तर्क उठाने, खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहा। सब मुंह यानी चुप हो गए। धन्य धन्य धन्य, ये व्यंग्य है कि क्या महान ये शासन की बंदूक है, जिसने इतने महान महान लोगों को भी चुप करवा दिया। धन्य 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 वह शासन की बंदूक। ये व्यंग्य है। ये वैसा ही धन्य है जैसे उद्धव गोपियों को कहती है, गोपियां उद्धव को कहती है, धन्य कहती है, तुम धन्य हो, है ना। ये वैसा ही धन्य। सत्य स्वयं घायल उबार गई, अहिंसा चूक। महात्मा गांधी के 2 वचनों को यहाँ पे नकारा गया है कि सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े सिद्धांत के प्रतिष्ठापक यहाँ इस देश में हुए, और वो कभी इसी विचारधारा के साथ थे। वो इसी देश की आजादी के लिए लड़े थे, और वो इसी, आज जो राजनीतिक दल है जिसके लिए ऐसा लिख रहे हैं, वो वही राजनीतिक दल उनका हुआ करता था। लेकिन वो सिद्धांत अब कहाँ है? तो इसीलिए लिखा है सत्य स्वयं घायल हुआ और गई अहिंसा चूक। चूक का मतलब समाप्त हो जाना। अहिंसा समाप्त हो गई। अहिंसा का भाव इस न तो इस सरकार में है, और गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली ये सरकार, गांधी के नाम का दिखावा करने वाली ये सरकार गांधी को नहीं मानती। मुझे लगता है देश की सभी राजनीतिक पार्टियां गांधी का नाम लेती हैं। इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक स्थान नहीं होगा जहां गांधी का नाम नहीं लिया जाए, लेकिन इस देश में ऐसी कोई घटना नहीं हो जहां गांधी के सिद्धांतों को कुचला नहीं गया हो।
तो ये बात सब चीजों पर लागू होती है, हमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं गांधी के दो सिद्धांत अब कहाँ है? सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, और जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। दगने का मतलब है चलना, बंदूक का चलना। बंदूक को दागा जाता है ना, क्योंकि बंदूक में आग होती है, आग से बंदूक चलती है, भीतर आग होती है, तो इसलिए उसको दागना शब्द बोलते हैं। तो जहां तहां दगने लगी मतलब हर कहीं से खबर आ रही है कि वहां से सरकार ने इतने लोगों को मारा, इस आंदोलन को कुचल दिया, इन आंदोलनकारियों को मरवा दिया, ऐसे वहां मतलब लाठीचार्ज हुआ है ना, वहां पे फायरिंग हुई, ये सब हो रहा। तो उसको चलना चाहिए था बॉर्डर पर, सीमाओं पर, युद्ध स्थलों में। लेकिन जहां तहां चलने का मतलब क्या? जहां तहां चलने का मतलब है आम जनता पर गोलीबारी हो रही है सरकार के द्वारा। अच्छा, गोलीबारी नहीं हो, शासन की बंदूक तो एक प्रतीक है। शासन की मार, शासन का अत्याचार, शासन का पावर आम आदमी के लिए मुसीबत हो गया है। ये एक प्रतीकात्मक अर्थ है। यूं नहीं कि लोगों को गोलियां ही मारी जा रही है, गोली मारे तभी ठीक हो। गोली मारने से पहले भी आदमी को मारा जा सकता है 50 बार, 50 भांति से, है ना। तो इसलिए शासन की बंदूक एक प्रतीक है, अराजक व्यवस्था, भ्रष्ट तंत्र, और मतलब जनता के विरुद्ध जो सरकार काम करती है उसका प्रतीक है ये। जन सामान्य के विरुद्ध, जन सामान्य की अहित करने वाली सरकार। जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठकर कही कोकिला कूक। देखो, इसका अनुवाद मैं अपने हिसाब से करूंगा। पहली बात तो पूरी कविता का अनुवाद ही हम अपने हिसाब से करते हैं। जला ठूंठ यहां पे इस देश का प्रतीक है। पूरी जो व्यवस्था है वो एक जला हुआ ठूंठ है, क्योंकि हरा भरा ठूंठ तो हरे भरे देश समृद्धि का प्रतीक होता है। देश में समृद्धि होती है, खुशहाली होती है, सब खुश होते हैं, कहीं असमानता नहीं होती, सबको रोटी कपड़ा मकान होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई पीड़ित नहीं होता, कोई शोषित नहीं होता, कोई हथियार नहीं उठाता अपने भूख के लिए, अपने पेट की आग के लिए, कोई आंदोलन नहीं करता, कोई मुट्ठियां भींच के नारे नहीं लगाता। तो हम मानते कि वृक्ष हरा भरा है। लेकिन अब यह देश जगह जगह से सुलग रहा है, जगह जगह क्रांतियां हो रही है, जगह जगह क्रांतियों का दमन किया जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के घोटाले हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो देश जला हुआ ठूंठ है। लेकिन कोयल हमेशा हरे भरे वृक्ष पे बोलती है बसंत ऋतु में। लेकिन ये कोयल जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। मुझे लगता है ये कोकिला कविता है। यहां कवि ने पहले लिखा कि सभी रही हैं थूक लेकिन बने बिनोबा मूक, ये आप देखो इसमें, और गई कोकिला कूक। ये तीन बातें मुझे बड़ी सुंदर लगती है इस कविता में। सभी रही हैं थूक, सबको बुरा लगता है ये शासन, ये सब इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, सब इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं रहे। खिलाफत करने के लिए कोई उठ नहीं रहा। इस अत्याचारी शासन के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पा रहा। कोई ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ खड़ा होकर दो बात बोल दे। लेकिन कविता एक ऐसी है, वो बोलेगी। कविता अपनी बात कह के रहेगी, साहित्य अपनी बात कह के रहेगा। कवि कविता का प्रयोग इसलिए तो करते हैं, और प्रगतिवादी कवि तो इसलिए करते हैं। प्रगतिवादी कवियों के लिए कविता एक औजार है, एक हथियार है। आप देखिए, शासन की, हिटलरी शासन की बंदूक के सामने क्या खड़ी है? प्रगतिवादियों की कविता खड़ी, तोप की तरह। ये कविता बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा। इतने बड़े अत्याचारी शासन के खिलाफ कोई हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है नागार्जुन, तो कविता को कर रहे हैं। तो उसने लिखा है कि सभी रही हैं थूक लेकिन बने बिनवा मूक, लेकिन गई कोकिला कूक। लेकिन कविता अपनी बात कह के रहेगी। इस जले ठूंठ पे बैठ कर भी वो कविता और थी। जब बसंत में आम के ऊपर बोर आते थे और वो कविता वहां पे कोयल गाती थी, ये कविता और है। ये प्रगतिवादी कविता, ये जनवादी कविता है। ये जले ठूंठ पर बैठकर भी गाएगी। और क्या बिगाड़ देगा शासन इसका? शासन, ये जो अत्याचारी शासन है, जो हिटलरी शासन है, ये तानाशाह शासन है, क्या बिगाड़ देगा? बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। ये शासन की बंदूक, ये अत्याचारी शासन कविता का, साहित्यकारों का, वाणी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। कविता अपनी बात कह के रहेगी। प्रगतिवादी कवियों के यह माध्यम है अपनी बात कहने का, विरोध प्रकट करने का। कविता उनके लिए हथियार के समान, औजार के समान।
क्रांति का पहला टूल है कविता इनके यहाँ। तो जला ठूंठ का मतलब ये देश है, जो उस समय देश की हालत थी उसको जला हुआ ठूंठ कहा गया। एक प्रतीकात्मक अर्थ ये भी है कि हमेशा कोयला वो हरे भरे वृक्षों पर बसंत ऋतु में, है ना, उस समय बोला करती है, लेकिन ये कविता की कोयला वो जले ठूंठ पर भी बोलती है और इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, क्योंकि शासन की बंदूक है, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मुझे लगता है इस कविता का मर्म आपको समझने में थोड़ी आसानी मिलेगी। इतना ही, धन्यवाद।